इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर क्या है कि आपने एक डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट थे, उसको आपने क्या किया, एक चिप के ऊपर ही फैब्रिकेट कर लिया। ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है एक सर्किट के, एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर एक आईसी, जिसको हम आईसी शॉर्ट में आईसी बोलते थे, आईसी तो सब समझते होंगे, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट वो भी आईसी समझते होंगे। तो एक आईसी के ऊपर ही हमने हो सकता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मिक्सर, टाइमर, ऑडियो प्री एम्पलीफायर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, हो सकता है ये सभी कर लें, या जो रिक्वायरमेंट हो वो कर लें फैब्रिकेट। और फैब्रिकेशन कहाँ होती है? फैब्रिकेशन बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में होती है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होते हैं वो इंडस्ट्री। आईसी फैब्रिकेशन की इंडस्ट्री हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, ताइवान आपने देखा हो आईसीज के ऊपर मेड इन ताइवान लिखा आता है। ठीक है, या चाइना के अंदर बहुत सी आईसी बनती हैं। तो अपने इंडिया में आईसी फैब्रिकेशन की लैब्स नहीं है। उसके बाद क्या है? आईसी बेस्ड रीड आउट सर्किट। अब तक हम जो सर्किट्स की बात कर रहे थे, अभी तक तो हम कंपोनेंट लेवल पे बता रहे थे कि यहाँ ये एक मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, यहाँ एक सेंसर है, यहाँ ये सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब हम आते हैं कि रीड आउट सर्किट्स, आईसी बेस्ड रीड आउट सर्किट। और आईसी बेस्ड रीड आउट सर्किट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी आईसीज होती हैं, और ये 3 टाइप्स की बताई गई हैं: रीड आउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके बाद डिजिटल रीड आउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके बाद डिजिटल पिक्सल रीड आउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इनमें जो सभी के अंदर जो एग्जांपल लिया गया है ना, एक स्क्रीन का लिया गया है, एक डिस्प्ले स्क्रीन का लिया गया है। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आप कैमरा का ले रहे हैं या स्क्रीन का ले रहे हैं। कैमरा के अंदर भी पिक्सल बाई पिक्सल होता है, और स्क्रीन के अंदर भी कैमरा का मतलब सेंसिंग एलिमेंट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है ROIC। ROIC के अंदर क्या होगा, देखिए कि ये रीडिंग डिटेक्टर है। अब जो डिस्प्ले है, अब मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले जो है वो एक्चुएटर है एक्चुअल में। जो डिस्प्ले है वो एक्चुएटर, जहाँ फाइनल आउटपुट आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेंसर्स की तरफ से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आईसीज आपके एंड पे भी होती हैं, एक्चुएटर की जगह भी होती है, और आप जहाँ से डाटा की एंट्री लेना शुरू कर रहे हो वहाँ पे भी होते हैं। हमें काम करना है रीड आउट सर्किट, हम स्टडी कर रहे हैं रीड आउट सर्किट। तो रीड आउट सर्किट की जब स्टडी करते हैं, इसका मतलब हम स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? सेंसर से स्टार्ट हुए, हमने सेंसर से काम करना शुरू किया है। तो सेंसर का जो डाटा आया है उसको रीड आउट डिटेक्टर की तरह इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेंज के अंदर भी इस टाइप के डिटेक्टर्स। डिटेक्टर क्या होते हैं? डिटेक्टर आपके सेंसर्स हैं जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, उनका जो डाटा आएगा वो आप आगे रीड करना है। वो डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स हैं, उनके लिए कंपेटिबल होते हैं। ये प्राइमरी पर्पस ROIC का क्या है कि ये जो फोटो करंट आया कि मीन्स जब लाइट फॉल करेगी सेंसर के ऊपर, लाइट वहाँ क्या लगे हुए हैं? फोटो सेंसर्स लगे हुए हैं। जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वहाँ उसके रिस्पेक्ट में कोई करंट फ्लो होगा। उस करंट को उसने क्या किया? हर एक पिक्सल से वो कलेक्ट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा उसको, और कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? ट्रांसफ़र द रिजल्टेंट सिग्नल ऑन द आउटपुट टैप्स ऑफ द रीड आउट सर्किट। रीड आउट सर्किट के आउटपुट टैप पे, जहाँ पे आपको आउटपुट लेनी है उस जगह के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देगा विद सम प्रोसेसिंग, विद सम मॉडिफिकेशन इन द सिग्नल। उसके बाद क्या है? कन्वेंशनल ROIC टेक्नोलॉजी स्टोर्स द सिग्नल चार्ज एट ईच पिक्सल। हर एक पिक्सल के ऊपर जो सिग्नल चार्ज है वो स्टोर होता है। उसके बाद क्या है? रूट्स द सिग्नल ऑन टू द आउटपुट टैप्स फॉर द रीड आउट। वो स्टोर होगा, उसके बाद उसको टैप कर दिया जाएगा, उसको आउटपुट के ऊपर भेज दिया जाएगा। मीन्स जब आप कोई कैमरा से पिक ले रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पर हर एक पिक्सल के ऊपर, जब जैसे आप आउटपुट के ऊपर पिक्सल सोच रहे हो वैसे इनपुट के ऊपर भी पिक्सल होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ये कैमरा कितने का? 10 मेगापिक्सल का। मीन्स क्या है? उसका मतलब क्या हुआ? जब आप पिक लोगे तो वहाँ 10⁻⁶ पिक्सल्स मौजूद हैं। 10⁻⁶ पिक्सल्स हैं वहाँ पे, जो डाटा को एक्यूमुलेट, जो बाहर से जो लाइट आ रही है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए वहाँ प्रेजेंट हैं।
वो क्या करेंगे, उस डाटा को उसको लाइट को सेंस करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ स्टोर होगा, उसके बाद उसको एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा ROIC के थ्रू, ठीक है, और उसको आगे भेज दिया जाएगा। दिस रिक्वायर स्टोरिंग ऑफ लार्ज सिग्नल चार्ज एट ईच पिक्सल साइट। हर एक पिक्सल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो सिग्नल चार्ज है उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मेंटेनिंग सिग्नल टू नॉइस रेशियो एज द सिग्नल इज रीड आउट एंड डिजिटाइज। उस जब सिग्नल वहाँ स्टोर होता है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो को भी वहाँ कंट्रोल करना पड़ता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ROIC हैज़ हाई स्पीड एनालॉग आउटपुट्स टू ट्रांसमिट द पिक्सल डाटा आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसके मैंने आपको बताया कि सेंसर से जो इनपुट आएगी वो सेंसर्स की सेंस करेगा लाइट को, और लाइट से को सेंस करके वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो वहाँ स्टोर रहेगा, उसको पिक किया जाएगा ROIC के थ्रू, और ROIC उसको पिक करके क्या करेगा, वो जो सिग्नल होगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा और उसके बाद क्या है कि उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। हाई स्पीड एनालॉग आउटपुट है, देखिए एनालॉग आउटपुट को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ, जहाँ उसको कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। ब्लॉक डायग्राम रीड आउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, ROIC का जो ब्लॉक डायग्राम है, ये इमेजिंग एरिया है। उसके बाद ये कंट्रोलिंग है सारी, कॉलम बफर हो गए, कॉलम PGA, उसके बाद ये मक्स हो गया, आउटपुट ड्राइवर्स हो गए, ये सारे क्या है, ये इसके कंट्रोलर्स हैं। इसका एक्टिव रीजन यही है जहाँ पिक्सल्स हैं, इस सारे के अंदर पिक्सल्स हैं। उसके बाद है क्या है DROIC। ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल रीड आउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें डिजिटल ROIC से पहले D और लगा, मीन्स डिजिटल। इसके अंदर चिप के ऊपर ही मैंने आपको कहा था ROIC के अंदर कि ROIC उस एनालॉग डाटा को लेके आगे ट्रांसफर कर देगी। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन चिप ही, यहाँ डिजिटल कन्वर्जन का कंसेप्ट है कि जो सिग्नल रिसीव हुआ पिक्सल से वो एनालॉग फॉर्म में है और उसको वहीं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर लिया जाएगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा ऑन चिप ही, और उसको फिर आगे सेंड कर दिया जाएगा। इसके अंदर क्या है कि हर एक पिक्सल का जो डाटा है जो उसको साथ साथ ही डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो ROIC है उसके कंपैरिजन में DROIC वो बेटर है, डिजिटल फॉर्म में डाटा हैंडलिंग करती हैं, क्यों उनकी कम्प्लेक्सिटी कम है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो सारा IC के अंदर ही हो रहा है। आपको आगे तो आगे तो डाटा हैंडलिंग करनी नहीं है आपने, उसकी मीन्स आपको आगे डिजिटल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम होगा डाटा एक्यूमुलेट होते ही उसके साथ उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसकी जो नॉइज़ सेंसिटिविटी वो भी बेटर है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल है उनकी नॉइज़ हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल के। एनालॉग सिग्नल के अंदर कोई भी छोटा सा नॉइस आ जाए, छोटा सा नॉइस सिग्नल आ जाए, वो उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा। एम्पलीट्यूड चेंज होने से क्या होगा कि उसके मैसेज सिग्नल में चेंज आ जाएगा। जबकि डिजिटल जो सिग्नल होता है वो लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। एक कंसिडरेबल लेवल का जो सिग्नल आए, नॉइस सिग्नल आए, बहुत मीन्स 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, इस तरीके से आए, तब वो उसका मैसेज सिग्नल चेंज हो सकता है। मीन्स 0 से 1 या 1 से 0 हो सकता है। इसलिए क्या हम पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एनालॉग सिग्नल है उसकी नॉइस इम्यूनिटी कम है और जो डिजिटल सिग्नल है उसकी नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा है। इसके अंदर कॉलम बफर, कॉलम PGA, A to D कन्वर्टर और ये सब चीज़ इसके अंदर यहीं आ गई, और इसका जो एक्टिव इमेजिंग एरिया है वो ये पिक्सल्स के अंदर यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद आ गई DPROIC, डिजिटल पिक्सल रीड आउट इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या करेंगे, जो डाटा होगा उसमें एनालॉग सिग्नल, मैंने आपको बताया था कि पिक्सल लेवल के ऊपर डाटा लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एनालॉग हुआ। लेकिन जब मैं DPROIC की बात करता हूँ तो इसके अंदर पिक्सल लेवल के ऊपर ही उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो DPROIC की जो बैंडविड्थ है वो हायर है और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज जो होगा वो कैपेसिटी के अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा उससे, बैंडविड्थ हाई होने से। बैंडविड्थ हाई होने का मीनिंग क्या है कि मीन्स यहाँ आप डिफरेंट जो वेवलेंथ होती है, आपको पता है कि हर एक की वेवलेंथ होती है, हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। विजिबल रेंज के अंदर भी जाएँ तो
तो हर एक की अपनी वेवलेंथ होती है, मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, हर एक कलर की अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, तो डिफरेंट कलर्स को हैंडल कर सकता है। तो आज के टाइम में आप देख रहे हो कि कि जो आज के टाइम में जो कलर टीवी आ रहे हैं उनके अंदर कलर पहले से बेटर हैं। तो क्यों बेटर हैं? पहले मैंने आपको बताया था ना कि कलर्स को हम रियल फॉर्म में दिखा ही नहीं सकते, बिकॉज इन द नेचर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स, और उनको आप ऐसे नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम में जो टीवी आ रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कलर्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। वो पहले जो स्पेसिफाइड कलर्स थे वो कम थे, अब स्पेसिफाइड कलर्स ज़्यादा हैं। क्योंकि जब मैं क्वांटाइजेशन की बात करता हूँ तो डिजिटल सिग्नल आपको बनाना है तो क्वांटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्वांटाइजेशन करना ज़रूरी है। यदि आप क्वांटाइजेशन नहीं करोगे तो वो आपका सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वो स्टोर ही नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लेवल्स, वहाँ इनफाइनाइट लेवल्स होते हैं। तो इसलिए DPROIC में मैं ये कह रहा हूँ कि बैंडविड्थ बेटर है, इसका मतलब ज़्यादा उसकी जो फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बेटर है पहले से, तो इसलिए उसकी जो रेंज है वो पहले कैपेसिटी और जो रेंज है वो पहले से बेटर है। आजकल 4K टीवी आए हैं तो उसको वो एक एग्जांपल हो सकते हैं इसका। एक्चुअल में एग्जांपल मैं डायरेक्टली उसका नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये तो हम कैमरा साइड में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से समझ सकते हो कि यदि यदि कैमरा की कलर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तभी तो डिस्प्ले हो पाएंगे वो। यदि कैमरा की कलर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है और वो उन कलर को सेंस ही नहीं कर पाया, उन कलर को स्टोर ही नहीं कर पाया, सेंस तो कर लेगा उसको स्टोर ही नहीं कर पाया, स्टोर नहीं कर पाया तो उससे क्या होगा, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसको स्टोर नहीं कर पाया, तो उससे क्या होगा कि वो आप रिसीवर या डिस्प्ले सिस्टम चाहिए आप कितना ही अच्छा यूज़ कर लो, आप उन कलर्स को देख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, उनको आप नहीं सेंस कर पाओगे। DPROIC के अंदर हम थ्री ओपेम्प्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर ओपेम्प्स ऐसे यूज़ करते हैं कि पहले एक ओपेम्प है, दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। यहाँ जैसे एक ओपेम्प यूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ दूसरा ओपेम्प यूज़ किया, ठीक है, और इन ओपेम्प की जो आउटपुट है वो थर्ड ओपेम्प के अंदर आ गई। इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये DPROIC का एग्जांपल मिल जाए का डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ देखिए बहुत कुछ कम हो गया क्योंकि आपका डिजिटल कन्वर्जन तो पिक्सल लेवल के ऊपर ही हो रहा है अब। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ कंप्लीट हो गया आपका IC बेस्ड जो डेटा एक्विजिशन है या रीड आउट सर्किट्स है वो कंप्लीट हो गया। अब हम न्यू टॉपिक के ऊपर आते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशो। सिग्नल टू नॉइस रेशो है क्या? देखिए, जो सिग्नल है आपका उसके साथ नॉइस का इंटरफेरेंस होता है, यू बेटर नो। ठीक है, सिग्नल के अंदर आप क्लास के अंदर ही बात कर लो, यदि टीचर आपका लेक्चर दे रहा है और आप लोग शोर कर रहे हो, मैं अब लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बहुत लेमन लैंग्वेज में, कि आपका टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स यदि शोर कर रहे हैं, तो यदि मैं टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको सिग्नल मानता हूँ और जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको मैं नॉइस मानता हूँ, तो क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जितना नॉइस कम होगा उतना सिग्नल टू नॉइस रेशो बेटर होगा। समझ सकते हो आप इस चीज़ को? जितना क्लास के अंदर नॉइस कम होगा उतना सिग्नल टू नॉइस रेशो बेटर होगा। जितना सिग्नल बेटर होगा उतना ही सिग्नल टू नॉइस रेशो बेटर होगा। हम ये कह सकते हैं सिग्नल की पावर के ऊपर डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्नल टू नॉइस रेशो, और नॉइस की पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्नल टू नॉइस रेशो। और यदि हम आइडियली बात करें तो नॉइस को जीरो होना चाहिए। यदि हम आइडियली बात करें तो नॉइस को जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब आपके जो सिग्नल टू नॉइस रेशो है वो इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो हम सिग्नल टू नॉइस रेशो को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशो ऑफ द पावर ऑफ द सिग्नल मीनिंगफुल इनपुट, मतलब मीनिंगफुल, क्लास का एग्जांपल दिया ना, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल है, जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो मीनिंगलेस हैं। ठीक है, यदि हम उस कंसर्न में देखें, सब्जेक्ट मैटर के कंसर्न में देखें
तो मीनिंगफुल इनपुट और जो पावर ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस, उसके बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है जिसको हम मीनिंगलेस बोलते हैं, उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। SNR को पी सिग्नल डिवाइड बाय पी नॉइस भी बोल सकते हैं। पी सिग्नल का मतलब सिग्नल की पावर और ये नॉइस की पावर है, ठीक है। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम डेसिबल में बताते हैं, डेसिबल के अंदर बताते हैं। और डेसिबल में आपको बता चुका हूँ कि डेसिबल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने वहाँ पे गेन बताया था, गेन निकालने का तरीका बताया था ना आपको कि गेन कैसे निकालेंगे लोगरिथमिक स्केल पे, ऐसे ही सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी आप लोगरिथमिक स्केल पे निकालते हैं। जितना पावर सिग्नल की पावर ज़्यादा होगी, जितना नॉइस की पावर कम होगी, उतना ही सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेटर होगा। और जो पावर है वो ध्यान रखना कि वो एवरेज पावर है। एवरेज पावर की बात करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस पावर की बात नहीं करते, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर की बात नहीं करते हम। ये नहीं कहते इस पर्टिकुलर टाइम पर पावर, जो सिग्नल पावर है वो इतनी है और यहाँ नॉइस की पावर इतनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम नहीं बोलते। हम एवरेज बोलते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर एवरेज पावर कितनी है। तो बोथ सिग्नल एंड नॉइस पावर मस्ट बी मेजर्ड एट द सेम एंड इक्विवेलेंट पॉइंट्स। इक्विवेलेंट पॉइंट्स के ऊपर, सेम और इक्विवेलेंट पॉइंट्स के ऊपर सिस्टम में मेजर किए जाते हैं। इक्विवेलेंट या सेम का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मीनिंग ये है कि जब सिग्नल की पावर भी उसी इक्विवेलेंट लेवल के ऊपर हो और नॉइस की पावर उस टाइम चेक करेंगे कि वहाँ क्या है नॉइस की पावर। और ऐसा नहीं होगा कि सिग्नल की पावर तो कम है और नॉइस की पावर आपकी वहाँ ज़्यादा है। जहाँ सिग्नल वीक होगा वहाँ नॉइस डोमिनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और सिग्नल कहीं, जहाँ भी आप ट्रांसमिशन की बात करोगे, कहीं कहीं सिग्नल कहीं वीक हो जाता है, कहीं स्ट्रॉन्ग रहता है, इस तरीके से। और विद इन द सेम सिस्टम बैंडविड्थ, सिस्टम की जो सिस्टम बैंडविड्थ है वो सेम रखनी है आपको। अब देखिए जो पावर है, पावर सिग्नल की जो पावर है उसको डायरेक्ट ना लेके हम स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, मीन स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो नॉइस और सिग्नल होते हैं ना, वो कभी भी हम शॉर्ट नहीं बता सकते कि यहाँ इतनी नॉइस होगी या इतना सिग्नल होगा। शॉर्ट नहीं बता सकते। शॉर्ट मीन्स कंपल्सरीली या डेफिनेटली हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते कि वहाँ कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी वहाँ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम उसकी ई से शो कर रहे हैं, जो ई से हम शो कर रहे हैं, इसकी भी, सिग्नल की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू शो कर रहे हैं और इसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू शो कर रहे हैं। और ये हम किससे दिखाएंगे? मीन स्क्वायर वैल्यू से दिखाएंगे ये हम। सिग्नल टू नॉइस रेशो के अंदर हम ए सिग्नल ए नॉइस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है, यदि हम इनकी बात करते हैं, अभी तक तो जो बात हमने की वो हमने बात की थी पावर की। अब मैं पावर की बात ना करके वोल्टेज सिग्नल की बात करता हूँ, वोल्टेज गेन की बात करता हूँ, वोल्टेज गेन की। अभी तक हमने बात की थी पावर गेन, पावर की बात कर रहा था। अब मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज सिग्नल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या है, 20 लोग आ जाएगी। ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फॉर्मूला के अंदर थोड़ा चेंज आ जाएगा। सेम वे देखिए, द सिग्नल एंड नॉइस मस्ट बी मेजर्ड सेम वे फॉर द वोल्टेजेस। अब हम वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं। जो पीछे बात की थी हमने, ये किसकी बात की? ये पावर्स की बात की थी। नॉइस का पावर, सिग्नल का पावर, नॉइस का पावर। यहाँ 10 लोग था। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, ये जब मैं वोल्टेज की पावर की बात कर रहा हूँ तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी? वो 20 लोग की फॉर्म में आ जाएगी। वो ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ, सिग्नल टू नॉइस जो रेशो के लिए आप एवरेज सिग्नल की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। आप जो पावर लोगे या वो जो वोल्टेज लोगे वो भी एवरेज लोगे, और जो आप नॉइस लोगे वो भी एवरेज लोगे। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम कहीं पर इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, कहीं भी, कहीं एक पॉइंट के ऊपर हम इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे नॉइस को। हम ये कहेंगे कि यहाँ नॉइस जीरो है, किसी पॉइंट के ऊपर नॉइस जीरो है। और उसके बाद हम उसके देखेंगे कितने फार तक, कितने दूर तक हमने उस सिग्नल को मैं किस सिग्नल को ऑब्जर्व करना है, कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉइस, बैंडविड्थ और पावर का। नॉइस, बैंडविड्थ और पावर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जनरली हम बच्चों को बताते हैं कि जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे पढ़ के आए हैं, तो उनको जब उन्होंने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर किया था, या जब वो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कर रहे थे, तो उनको इसका इफेक्ट बताया गया था कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। यदि आप गेन इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं कब बात कर रहा हूँ? ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप डिफरेंट स्टेजेस को जोड़ के बात करते हो या फीडबैक लगा के बात कर रहे हो, तब की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे ही आप गेन को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी, या आप गेन को डिक्रीज करोगे तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अब यहाँ तो हम और भी आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, हम नॉइस की भी साथ में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने गेन और बैंडविड्थ की बात की थी जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। तो क्या है कि जो इंडिकेटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, वो यूज होते हैं एम्पलीफायर के अंदर गेन को इंप्रूव करने के लिए। गेन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडक्टर्स यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया? देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ क्या है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमने यहाँ आरसी कपलिंग यूज करेंगे जहाँ लॉस, अननेसेसरी लॉस हो रहा है, तो इसलिए जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं उनका गेन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, उनका गेन कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम इंडक्टर्स यूज करेंगे। और इंडक्टर्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि इंडक्टर्स कैन नॉट गिव गुड नॉइस परफॉर्मेंस ऑन ब्रॉड बैंडविड्थ। ब्रॉड बैंडविड्थ के ऊपर मीन्स वो जो इंडक्टर्स हैं वो एक बहुत नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम ब्रॉड बैंड्स की बात करेंगे, ब्रॉड सिग्नल्स की बात करें। ब्रॉड बैंड का मतलब क्या है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको वो ब्रॉड बैंड मत समझ लेना जो आप ब्रॉड बैंड कहते हो कि आजकल ब्रॉड बैंड के ऊपर चल रहे, कंसेप्ट वहाँ भी वही है। लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो अलग अलग उसका बोलने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ जो बात करने का जो व्यू पॉइंट है वो डिफरेंट है, कि वो बहुत ब्रॉड फ्रीक्वेंसीज तक उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, वो बहुत नैरो बैंड के अंदर ही अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि हम जब इसकी बात करेंगे, यहाँ हमने ये लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? गेन तो इंक्रीज होगा। गेन इंक्रीज होने के साथ रीजन बता रहा हूँ उसका, जो मैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, आपने वो तो इंक्रीज कर दिया, गेन तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या होगा कि जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए पहले ही एम्पलीफायर यूज हो रहा था उन फ्रीक्वेंसीज के लिए अब नहीं यूज हो पाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि उसका बैंडविड्थ डिक्रीज हो गई। ठीक है, जो इंडक्टर्स हैं उनका यूज़ नॉइस परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए भी यूज होता है, जैसे हम यहाँ यूज़ करते हैं इसको। और हम वो हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर करते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ना करके ये कंसेप्ट हम हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसीज के जब ऊपर हम करेंगे तो हम, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज पे कर रहे हैं लेकिन हम बहुत नैरो बैंडविड्थ के लिए कर पाएंगे। वो मैंने बताया था कि जो इंडक्टर्स होते हैं उनका लो बैंडविड्थ के ऊपर, बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? बैंडविड्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बैंडविड्थ। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी से लेके दूसरी फ्रीक्वेंसी तक कितना डिफरेंस है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये। मैं आपको अब ये कह रहा हूं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं लेकिन ये बहुत कम बैंड को सपोर्ट करता है। सपोज ये हाई फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन बैंड कम है, कम बैंड को सपोर्ट कर रहा है। तो कम बैंड को सपोर्ट करता है, इसका मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होगा किसी पर्टिकुलर लो बैंडविड्थ के लिए, बहुत कम बैंडविड्थ के लिए ही सपोर्ट करेगा। और इससे लोअर फ्रीक्वेंसी पे जब आऊँगा तो ये डिजायर्ड नॉइस परफॉर्मेंस नहीं देगा। नॉइस परफॉर्मेंस का मतलब नॉइस को स्प्रेस करना और सिग्नल को इम्प्रूव करना, उसको नॉइस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट मानते हैं, नॉइस परफॉर्मेंस बेटर होना मानते हैं उसको हम। ठीक है, तो हमने लगाया किस लिए था? ये हमने लगाया भी इसीलिए था कि हम जो हाई फ्रीक्वेंसीज नॉइस हैं उनको कंट्रोल कर पाएँ। तो ये इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडक्टिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉइस परफॉर्मेंस, और इस प्रिंसिपल के ऊपर वो लो नॉइस एम्पलीफायर्स के अंदर यूज़ होता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर
यूज़ होते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन आपको पता होगा शायद कि वो गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड 1 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इसका मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये 800-900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है लगभग। आप एक ये मान सकते हो 1 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वहाँ इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। यहाँ से क्या समझे हम? यहाँ से ये समझे कि हम हर एक चीज़ को नहीं बढ़ा सकते। हम ये सोचें कि गेन भी बढ़ जाए, हम ये सोचें कि बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाए, हम ये सोचें कि नॉइस परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाए, ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें वहाँ कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? लेमैन लैंग्वेज उसको बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमें कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या हमें गेन ज़्यादा चाहिए, या हमें नॉइस परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए? इन सब को आप इकट्ठा हाई नहीं ले सकते। ध्यान रखना, इन सब को आप एक साथ में आप हाई नहीं ले सकते। देयर इज ए ट्रेड ऑफ। पता लगा ट्रेड ऑफ का? ट्रेड ऑफ होगा वहाँ, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा? नॉइस, एसएनआर बोलता हूँ मैं, नॉइस ना बोल के एसएनआर बोलता हूँ। एसएनआर सिग्नल टू नॉइस रेशो, उसके बाद क्या है? बैंडविड्थ, और उसके बाद गेन। इन तीन चीज़ की बात करता हूँ। इन तीन चीज़ों को हम एक साथ बेस्ट नहीं ले सकते। आप एक चीज़ को इंप्रूव करोगे तो दूसरी चीज़ डाउन आएगी। आप गेन को इंप्रूव करोगे तो बैंडविड्थ डाउन आएगा। आप गेन को आप नॉइस की आप बात करते हैं, यदि मैं ये चाहता हूँ नॉइस परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, इसका मतलब आपको वहाँ इंडक्टर यूज़ करने पड़ेंगे, और वहाँ क्या होगा फिर? उससे बैंडविड्थ फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। ये टॉपिक आपका खत्म होता है रीड आउट सर्किट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।